नमस्कार। हम लोग देखते हैं प्लेटो के संदर्भ में, प्लेटो के विचार के संदर्भ में हम लोग पिछले 3 विचार इनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आगे हम लोग इनके बारे में बृहद तरीके से समझते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो यूजीसी नेट, फिलोसफी, राजनीति विज्ञान और पीएचडी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी लाभप्रद साबित होंगे। इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं। आप प्लेटो स्टोरी 2 के रूप में देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था। हालांकि गणतंत्र का बड़ा हिस्सा दार्शनिकों द्वारा शासित एक आदर्श राज्य के वर्णन और उसके बाद के पतन के लिए समर्पित है। संवाद का मुख्य विषय न्याय है और हर बात यही पूछी जाती है कि आखिर में न्याय है क्या। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्लेटो ने अपने काल्पनिक राजनीतिक नवाचार का परिचय नहीं दिया है, जिसे सुकरात ने व्यवहारिक क्रियान्वयन के उद्देश्य से भाषण में एक शहर स्वर्ग में एक मॉडल के रूप में वर्णित किया था। आदर्श राज्य की दृष्टि का उपयोग संवाद की मुख्य शोध को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, विचारों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि न्याय जिसे पारंपरिक रूप से गुण के रूप में समझा जाता है, उसे अच्छाई से संबंधित है, एक अच्छे राजनीतिक आदेश की नींव है और इस तरह यह सभी के हित में है। प्लेटो का तर्क है कि यदि न्याय को सही ढंग से समझा जाए तो यह शहर के किसी भी गुट के विशेष लाभ के लिए नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक समुदाय के समान हित से संबंधित है और सभी के लाभ के लिए है। यह शहर को एकता की भावना प्रदान करता है और इस प्रकार इस स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी शर्त है। अन्याय, गृह युद्ध, घृणा और लड़ाई का कारण बनता है, जबकि न्याय मित्रता और सामान्य उद्देश्य की भावना लाता है। प्लेटो के लिए न्याय और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसे और अधिक समझने के लिए उनके राजनीतिक दर्शन का तुलना सोलन की पूरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि से करना उपयोगी है, जिसका उल्लेख कुछ संवादों में भी किया गया है। प्लेटो के बारे में जीवनी संबंधी जानकारी काफी दुर्लभ है। तथ्य यह है कि वह अपनी मां के माध्यम से इस प्रसिद्ध एथेनियन विधायक, राजनेता और कवि से संबंधित थे, जिन्हें 7 ऋषियों में से एक माना जाता है। इसे केवल आकस्मिक माना जा सकता है। दूसरी ओर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्लेटो के समय में बच्चों को शिक्षा अनौपचारिक रूप से घर पर ही दी जाती थी, यह अत्यधिक संभावना लगती है कि प्लेटो न केवल सोलोन के कार्य और विचारों से अच्छी तरह से परिचित थे, बल्कि इनका उन पर गहरा प्रभाव था। प्लेटो के जन्म से 150 साल पहले, जब सोलोन एथेनियन नेता थे बने, 593 ईस्वी पूर्व में सोलेन ने जो संवैधानिक सुधार किया, उसका सार धार्मिक व्यवस्था इनोमिया में मिलता है। 6ठी शताब्दी के आरंभ में एथेंस 2 पक्षों, गरीब और अमीर के बीच भारी तनाव में परेशान था और एक भयंकर गृह युद्ध के कगार पर खड़ा था। एक और आर्थिक संकट के कारण कई गरीब एथेनियन निराशाजनक रूप से कर्ज में डूब रहे थे और चूंकि उनके ऋण अक्सर उनके स्वयं के व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित किए जाते थे, इसलिए उनमें से हजारों को दासत्व में डाल दिया गया था, यानी कि दास के जीवन बिताया जाता था। दूसरी ओर ऋणों से आसान मुनाफे के लालच में अमीर लोग निजी संपत्ति और अपने प्राचीन विशेषाधिकारों की रक्षा में मजबूती से खड़े हो गए। पक्षपातपूर्ण संघर्ष जो अपरिहार्य लग रहा था, एथेंस को आर्थिक रूप से और भी कमजोर और बाहरी दुश्मनों के सामने असहाय बना देता था। इस संघर्ष में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त सोलन ने व्यक्ति की सुरक्षा व ऋण देने पर रोक लगाने वाले कानून बनाए। उसने ब्याज दर कम कर दी, सभी ऋणों को रद्द करने का आदेश दिया और कृषि दासों को स्वतंत्रता दे दी। उन्होंने इतनी संयमित और निष्पक्षता से काम किया कि वे दोनों पार्टियों के लोकप्रिय हो गए। सुधार में अमीरों को दुख हुआ, किसानों ने अतिरिक्त राशि पर नियंत्रण रखने में असमर्थ, जमीन जायदाद के पूर्ण पुनर्वितरण और इसे समान शेयरों में विभाजित करने की मांग की।
फिर भी दोनों ओर से इन आलोचनाओं के बावजूद सोलोन सामाजिक शांति हासिल करने में सफल रहे। इसके अलावा नए संवैधानिक कानूनों को लागू करके उन्होंने दोनों पक्ष के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल स्थापित की और किसी को भी अन्यायपूर्ण जीत हासिल करने की अनुमति नहीं दी। इसका जिक्र अरस्तु के द एथेनियन संविधान में मिलता है, द एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। उन्होंने नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली शुरू की जो किसी भी पक्ष का पक्ष नहीं लेती थी, बल्कि सभी सामाजिक समूहों के वैध हितों का ध्यान रखती थी। अपनी स्थिति में वह आसानी से शहर पर अत्याचारी बन सकता था, लेकिन उसे अपने लिए सत्ता की तलाश नहीं थी। एक सुधार पूरा करने के बाद उन्होंने यह देखने के लिए एथेंस छोड़ दिया कि क्या यह समय की कसौटी पर खरा उतरेगा और क्या 10 साल बाद अपने देश लौट आए। भले ही 561 ईस्वी में पेसिस्ट्रेट्स ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और एथेनियन अत्याचारियों के उत्तराधिकार में पहला स्थान पाया, और 461 में लोकतांत्रिक नेता एफियाल्स के ने लोकप्रिय संप्रभुता पर नियंत्रण समाप्त कर दिया। सोलन के सुधार ने प्राचीन यूनानियों को निष्पक्षता के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व और व्यवस्था दोनों का एक मॉडल प्रदान किया, और निष्पक्षता सोलन के लिए न्याय एवं अंकगणितीय समानता नहीं है, योग्यता के बावजूद सभी को समान शेयर देना, जो विवरणात्मक न्याय की लोकतांत्रिक अवधारणा की प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह अंतर पर आधारित समानता या निष्पक्षता है। जो लोग उसे प्राप्त करते हैं उनके योग्यता के अनुपात में शेयर देना प्लेटो के संवादों में राजनीति, व्यवस्था, नेतृत्व और न्याय के समान विचार पाए जा सकते हैं। प्लेटो के लिए सोलन की तरह सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जांच का प्रारंभिक बिंदु सामाजिक विविधता और परस्पर विरोधी हितों का तथ्य है, जिसमें नागरिक संघर्ष का खतरा शामिल है। राजनीतिक समुदाय में अलग अलग हिस्से या सामाजिक वर्ग होते हैं, जैसे कुलीन, अमीर और गरीब। प्रत्येक अलग अलग मूल्यों, हितों और अन्य शासन करने के दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी से इस विवाद को जन्म मिलता है कि समुदाय पर किसका शासन होना चाहिए और सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कौन सी है। रिपब्लिक और लॉज दोनों में प्लेटो ने केवल यह दावा करता है कि गुटबाजी और गृहस्थ शहर के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। बाहरी दुश्मनों के खिलाफ युद्ध से भी अधिक खतरनाक हैं, बल्कि यह भी कि एक हिस्से की जीत उसे विनाश से प्राप्त शांति, शहर के सभी हिस्सों की मित्रता और सहयोग से प्राप्त सामाजिक शांति के मुकाबले प्रतिद्वंदियों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। प्लेटो के लिए शांति मार्क्सवादियों और अन्य कट्टरपंथी विचारकों के विपरीत यथास्थिति की धारणा नहीं है, जो विशेषकर प्राप्त समूहों के हित में से संबंधित है, बल्कि एक मूल्य है जिसे ज्यादातर लोग आमतौर पर चाहते हैं। वह युद्ध और एक वर्ग की जीत के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक विविधता में शांति के लिए खड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ न तो युद्ध है और न ही गुट। ये ऐसी चीजें हैं जिनसे बचने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन शांति और पारस्परिक संभावना है। सोलोन की पूर्व दार्शनिक और अंतर्दृष्टि और गणतंत्र और कानून दोनों में परस्पर विरोधी हितों की संतुलन करने की उनकी अवधारणा के आधार पर प्लेटो विभिन्न सामाजिक वर्गों के संतुलन और सामंजस्यपूर्ण संघ के आधार पर सामाजिक शांति की एक ही समस्या के दो अलग अलग समाधान प्रदान करता है। यदि लोकतंत्र में दार्शनिक शासकों के राजनीतिक नेतृत्व का मुख्य कार्य नागरिक संघर्ष को समाप्त करना है, तो कानून में यह मध्यस्थता कार्य कानूनों द्वारा ले लिया जाता है। प्लेटो के लिए सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था यह है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सहयोग और मित्रता के मॉडल में सामाजिक शांति को बढ़ावा देती है, जिससे प्रत्येक को लाभ होता है और प्रत्येक सामान्य भलाई में योगदान देता है। सरकार का सबसे अच्छा रूप जिसे वह गणतंत्र में आगे बढ़ाता है एक दार्शनिक अभिजात वर्ग या राजशाही है, लेकिन जो कानून वह अपने अंतिम संवाद में प्रस्तावित करता है वह एक पारंपरिक राजनीति और मिश्र या समग्र संविधान को
विभिन्न पक्षपातपूर्ण हितों को समेटता है, जिसमें अभिजात वर्ग भी शामिल हैं, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तत्व भी शामिल हैं। दार्शनिक शासकों की सरकार, इसके संदर्भ में हमें प्राप्त होता है। आज आमतौर पर यह माना जाता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए जनता की सरकार है। सर्वोत्तम और एकमात्र पूरी तरह से न्यायोचित राजनीतिक व्यवस्था है। लोकतंत्र की विशिष्ट विशेषताएं स्वतंत्रता और समानता हैं। लोकतंत्र को स्वतंत्र लोगों के शासन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो अपने हित में सीधे और अपने प्रतिनिधियों के मध्य में खुद शासन कर सकते हैं। प्लेटो लोकतंत्र को सरकार का सर्वोत्तम रूप क्यों नहीं मानता? गणतंत्र में वह अपने समय के प्रत्यक्ष और अनियंत्रित लोकतंत्र की आलोचना इसकी मुख्य विशेषताओं के कारण करता है। सबसे पहले, हालांकि प्लेटो के लिए स्वतंत्रता एक सच्चा मूल्य है, लोकतंत्र में अत्यधिक समान स्वतंत्रता का खतरा शामिल है, जो मनमर्जी करता है वह अराजकता की ओर ले जाता है। दूसरे, समानता इस विश्वास से संबंधित है कि सभी को शासन करने का अधिकार और समान क्षमता है। सभी प्रकार के सत्ता चाहने वाले व्यक्तियों को राजनीति में लाती है, जो सार्वजनिक भलाई के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र अत्यधिक भ्रष्ट है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। यह तानाशाहों, संभावित तानाशाहों के लिए द्वार खोलता है और इस प्रकार अत्याचार को जन्म दे सकता है। इसलिए हालांकि यह आधुनिक उदार लोकतंत्रों पर काबू नहीं हो सकता। प्लेटो का लोकतंत्र के खिलाफ मुख्य आरोप, जिसे वह प्राचीन ग्रीक राजनीतिक अभ्यास से जानता है, वह यह है कि यह स्थिर है, अराजकता से अत्याचार की ओर ले जाता है और उसे इसमें उचित कौशल और नैतिकता वाले नेताओं का अभाव है। लोकतंत्र संयोग पर निर्भर करता है और इसे सक्षम नेतृत्व के साथ मिलाया जाना चाहिए। सोलोन या पेरिकल्स जैसे योग्य और गुणी नेताओं के बिना जो संयोग के आते हैं और जाते हैं, यह सरकार का अच्छा रूप नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि पेरिकल्स जैसे कि सुकरात कहते हैं, ने लोगों को अधिक गुणों होने के बजाय जंगली बना दिया, उन्हें सर्वश्रेष्ठ नेता नहीं मानता है। प्लेटो का तर्क है कि यदि किसी राज्य पर शासन करना एक शिल्प है, एक कला है, वास्तव में शासन कला है, तो राजनीति को विशेषज्ञ शासकों की आवश्यकता होती है और वे केवल संयोग से इसमें नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें व्यापक प्रशिक्षण के दौरान सावधानी पूर्वक चुना और तैयार किया जाना चाहिए। राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अच्छे निर्णय की आवश्यकता होती है। राजनीति को योग्यता की आवश्यकता होती है, कम से कम आज के सिविल सेवकों के रूप में। तो फिर विशेषज्ञ कौन होने चाहिए और क्यों? रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्य का संचालन दार्शनिकों को सौंपने का निर्णय क्यों लिया? इस आदर्शवाद के बावजूद जिसके साथ वह आमतौर पर जुड़ा रहा, प्लेटो राजनीतिक रूप से अनुभवहीन है। वह आदर्शीकरण नहीं करता, बल्कि मनुष्य के प्रति गहरा निराशावादी है। अधिकांश लोग, चाहे वे भ्रष्ट हों, इसके लिए मौलिक रूप से तर्कहीन है। इसकी भूख अहंकारी जुनून से प्रेरित और झूठी मान्यताओं से प्रेरित है। यदि वे न्यायपूर्ण होना और कानून का पालन करना चुनते हैं, तो यह केवल इसलिए कि केवल उनके पास आपराधिक कार्य करने की शक्ति नहीं है और वे सजा से डरते हैं। फिर भी मनुष्य स्वभाव से दुष्ट नहीं है, वे सामाजिक प्राणी है, अकेले रहने में असमर्थ है। समुदायों में रहना और अपने श्रम के उत्पादों का आदान प्रदान करना उसके लिए स्वाभाविक है, ताकि उनमें तर्कसंगता और अच्छाई की क्षमता हो। प्लेटो बाद में रूसो की तरह का मानना है कि एक बार राजनीतिक समाज ठीक से व्यवस्थित हो जाए तो यह नैतिकता की बहाली में योगदान दे सकता है। एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी शिक्षा और पालन पोषण अच्छे स्वभाव पैदा कर सकता है। उपयोगी स्वभाव वाले जो बदले में अच्छी तरह से शिक्षित हैं, अपने पूर्ववर्ती की तुलना में और भी बेहतर तरीके से बड़े होते हैं। इसलिए प्लेटो में आदर्शवाद या उदार विश्व दृष्टिकोण ऐसे तत्व हैं
जैसे शिक्षा और प्रगति में विश्वास और बेहतर भविष्य की आशा की जा सकती है। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है यदि लोग तर्कसंगत होना सीखें और समझें कि उनके वास्तविक हित एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग में है, न कि युद्ध और पक्षपातपूर्ण संघर्ष में। हालांकि रूसों के विपरीत प्लेटो एक लोकतांत्रिक गणराज्य में सर्वोत्तम सामाजिक और रणनीतिक व्यवस्था ही देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में राय सच्चाई पर हावी हो जाती है। लोगों का जीवन और समुदायों का जीवन प्रचलित मान्यताओं में आकार लेता है। यह दार्शनिक वे हैं जो सच्ची और झूठी मान्यताओं के बीच अंतर कर सकते हैं, जो ज्ञान से प्यार करते हैं और सामान्य भलाई से प्रेरित होते हैं, और अंततः यदि वे न केवल सिद्धांतकार हैं बल्कि बड़े प्रैक्टिशनर व्यवहारिक भी हैं जो अपने समाज की बुराइयों को ठीक कर सकते हैं, तब उन्हें न कि लोकतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों को राजनीतिक समुदाय के नेताओं और शिक्षकों के रूप में चुना जाना चाहिए और इसे उचित लक्ष्य तक मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्हें समाज पर गलत मान्यताओं के अस्थिर होने का प्रभाव प्रतिकार करना आवश्यक है। एक दार्शनिक अविनाशी है। आदर्श शहर में एक अच्छे प्रेमी दार्शनिक के बीच संभावित भ्रष्टाचार को कम करने के प्रावधान है। वे न तो निजी संपत्ति का आनंद ले सकते हैं और न ही पारिवारिक जीवन का। यद्यपि वे शासक हैं, फिर भी उन्हें राज्य के केवल मामूली पारिश्रमिक मिलता है। वे समय भोजन कहाँ और किस कक्षा में भोजन करते हैं, उनकी पत्नियां और बच्चे भी समान होते हैं। प्लेटो का मानना है कि वे प्रावधान आवश्यक है क्योंकि यदि दार्शनिक शासकों को निजी भूमि, आलीशान घर और धन स्वयं प्राप्त करना है तो वे जल्द ही अपने नेताओं और सहयोगियों के बजाय अन्य नागरिकों के शत्रुतापूर्ण स्वामी बन जाते हैं। आदर्श शहर खराब हो जाता है, जिसे समय तंत्र के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक तब जब दार्शनिक संगीत शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा करते हैं और धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगला है राजनीति और आत्मा। यह तर्क दिया जा सकता है कि रिपब्लिक का पूरा तर्क थीसिमैचस के कथन में व्यक्त सार्वभौमिक नैतिक मूल्य के रूप में न्याय के इनकार के जवाब में दिया गया है। न्याय मजबूत लोगों के हित के अलावा और कुछ नहीं है। नैतिक सापेक्षवाद हितों के सामंजस्य का खंडन और इस कथन से उत्पन्न अन्य समस्याएं प्लेटो के लिए एक वास्तविक चुनौती हैं, जिनके लिए न्याय केवल सत्ता में विजयी गुटों द्वारा स्थापित मौजूदा कानूनों के सापेक्ष की धारणा नहीं है। कानूनों में एक समान बयान फिर से दिया गया है और इसकी व्याख्या शक्तिशाली राजनीतिक लड़ाई में विजेता के अधिकार के रूप में की जाती है। इस तरह की व्याख्या से नैतिकता को नकार दिया जाता है और शासन करने का अधिकार, जैसा कि थ्यूसाइड्स के मिलियन डायलॉग में है, को केवल ताकत के बराबर माना जाता है। नैतिकता और न्याय के बारे में हम जो निर्णय लेते हैं वह प्लेटो के लिए है कोई छोटी बात नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात। क्या सही है और क्या गलत है, इस सवाल का जवाब पूरी तरह से व्यक्तियों और समुदाय के रूप में हमारे जीवन को तरीकों का निर्धारण करती है। यदि रिपब्लिक और कानून दोनों में प्रस्तुत न्याय के बारे में प्लेटो के तर्क को न केवल एक वाक्य के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है, न्याय न तो मजबूत का अधिकार है और न ही मजबूत का लाभ, बल्कि सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ अधिकार है, पूरे समुदाय का लाभ। सर्वोत्तम, जैसा कि रिपब्लिक में बताया गया है, विशेषज्ञ दार्शनिक शासक हैं। वे बुद्धिमान और सदाचारी गुटबाजी से मुक्त और आम विचार के निर्देशित पूरे समुदाय के समान लाभ के लिए शासन करना चाहिए, ताकि शहर आंतरिक रूप से कलह से विभाजित न हो बल्कि दोस्ती में विभाजित हो। फिर कानूनों में सर्वोत्तम व्यक्तियों के शासन का स्थान एक विवेकशील विधायक द्वारा स्थापित बेहतरीन कानूनों के ने ले लिया है। इस पूरे संवाद में प्लेटो का मार्गदर्शन सिद्धांत यह है कि अच्छा समाज विभिन्न सामाजिक तत्वों का एक
सामंजस्यपूर्ण संघ है जो मुख्य मूल्यों के प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञान और स्वतंत्रता सबसे अच्छे कानून हैं। यह आश्वासन देते हैं कि शहर के सभी हिस्से लोकतांत्रिक कुलीनतंत्र और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व राजनीति संस्थाओं में किया जाता है। लोकप्रिय विधानसभा निर्वाचित परिषद और उच्च परिषद, और इस प्रकार प्रत्येक समाज वर्ग को इसकी उचित अभिव्यक्ति मिलती है। फिर भी एक लोकतांत्रिक संशयवादी प्लेटो के इस प्रस्ताव में असंतुष्ट महसूस कर सकता है कि यह शासितों को मौन सहमति के आधार पर भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों या कानूनों को शासन करने के अधिकार दे। संशयवादी यह मान सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति आदर्श निर्देशन की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है और उसे ऐसा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह अंतिम गलतियों की कीमत चुकाने, कभी कभार होने वाली नागरिक अशांति के या यहाँ की एक सीमित युद्ध को सहन करने के लिए तैयार किया गया होगा, न कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाएगा जो बेहतर ज्ञान का दावा करते हैं। फिर भी प्लेटो का सर्वोत्तम संविधान लोकतंत्र से बेहतर क्यों होना चाहिए? प्लेटोनिक राजनीतिक दृष्टि को पूरी तरह से समझने के लिए सर्वश्रेष्ठ के अर्थ को और अधिक समझना चाहिए। अगला है प्लेटो की उपलब्धि। प्लेटो की सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे पहले इसमें देखी जा सकती है कि उसने सोफिस्टों का विरोध करते हुए पतनशील एथेंस को, जो अपने पुराने धर्म परंपराओं और रीति रिवाज में विश्वास खो चुका है, एक ऐसा साधन पेश किया जिसके द्वारा सभ्यता और शहर के स्वास्थ्य को बहाल किया जा सकता था। पुनर्प्राप्ति, पोलिस और आत्मा दोनों में व्यवस्था को समझा जा सकता है। सर्वोत्तम तर्कसंगत और धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था समाज की सामंजस्यपूर्ण एकता की ओर ले जाती है और शहर के सभी हिस्सों को खुशी हासिल करने की अनुमति देती है, लेकिन दूसरों की कीमत पर नहीं। एक अच्छे राजनीतिक समाज की विशेषताएं, जिसके बारे में अधिकांश लोग कह सकते हैं कि यह मेरा अधिकार है, गणतंत्र में 4 गुणों द्वारा न्याय, ज्ञान, संयम और साहस के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। न्याय वह समता या निष्पक्षता है जो प्रत्येक व्यक्ति समूह को उसका हक देती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक अपना काम स्वयं करे। 3 अन्य गुण विभिन्न सामाजिक समूहों के गुणों का वर्णन करते हैं। बुद्धि, जिसे संपूर्ण ज्ञान के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें स्वयं का ज्ञान और राजनीतिक विवेक दोनों शामिल हैं। नेतृत्व गुण है। साहस केवल सैन्य साहस नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से नागरिक साहस है। सही कानून प्रेरित विश्वास को संरक्षित करने और दोस्ती और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की रक्षा खड़े करने में क्षमता, जिस पर एक अच्छे समाज की संभावना होती है। एक अभिभावकों का प्रारंभिक गुण है। अंत में संयम सीमाओं की भावनाओं को सभी के लिए शांति और खुशी लाती है। सभी सामाजिक वर्गों का गुण है। यह शासित और शासक दोनों की आपसी सहमति व्यक्त करता है, जिसे शासन करना चाहिए। अच्छे समाज के 4 गुण सुव्यवस्थित व्यक्ति की आत्मा का भी वर्णन करें। इसका तर्कसंगत हिस्सा, जिसका गुण ज्ञान है, अच्छे शब्दों और सीखने से पोषित होता है। संगीत और लय द्वारा विकसित भावनात्मक या उत्साही हिस्से के साथ मिलकर स्वैच्छिक या क्षुधावर्धक भाग पर शासन करना चाहिए। बुद्धि के नेतृत्व में आत्मा को लालच, वासना और अन्य अपमानजनक बुराइयों से मुक्ति होना चाहिए और खुद को परमात्मा की ओर निर्देशित करना चाहिए। प्लेटो के लिए बुराई से आत्मा की मुक्ति पृथ्वी पर मनुष्यों का अंतिम कार्य है। कोई भी दुष्ट और खुश नहीं हो सकता। केवल आध्यात्मिक रूप से मुक्ति व्यक्ति, जिसकी आत्मा सुंदर और सुव्यवस्थित है, ही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। केवल सद्गुण के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित देश है सर्वोत्तम शासन प्रणाली की दावा कर सकता है। चलिए, आज का क्लास इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।